Hello, dear students. Hope you all are doing good at your home. And today we're going to start with some other topics. Previous classes में हमने कुछ चीज़ें कर ली हैं. Let me tell you, हम यूनिट फर्स्ट अभी तक डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट थोड़ी सी लंबी यूनिट है. यूनिट फर्स्ट को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ मोटे तौर पर ब्रॉडली, इफ आई कैन डिवाइड दिस यूनिट, आई कैन से दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कुछ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का पार्ट और कुछ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स की बात करी और सिस्टम का इंस्ट्रक्शन देखा जब कॉन्टैक्ट इन हीट रिजर्वायर है या कुछ और कंडीशन है. और इन द लास्ट हमने इस सिस्टम में देखा कि सिस्टम में एक आइडियल गैस है और उसके लिए हमने कुछ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को डिस्कस किया, कुछ इंटरनल एनर्जी हम लेकर आए थे और कुछ प्रेशर की हमने बात की. सो दिस इज वन, आई कैन से दिस इज वन पार्ट ऑफ द यूनिट फर्स्ट. हम सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, वी वर डिस्कसिंग ए सिस्टम और सिस्टम में हमारे पास कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स थे. If I say what can we discuss in the second part of this unit, we will say that we're going to discuss those kind of systems which will be having different type of phases. अब हम ऐसे सिस्टम्स की बात करने वाले हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा अवस्थाएं पॉसिबल होती हैं. आप जानते हैं मैटर की 3 अवस्थाएं पॉसिबल हैं मेनली, दैट इज लिक्विड, गैस एंड सॉलिड. तो लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, इससे पहले जिस पार्ट की हम डिस्कस कर रहे थे, इन दैट पार्ट वी वर डिस्कसिंग ओनली गैसियस सिस्टम एंड नाउ वी विल डिस्कस ऐसे सिस्टम्स की बात करने वाले हैं जिसमें एक से ज़्यादा अवस्थाएं होती हैं, लाइक गैस, लिक्विड और सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड. ओके. थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे जिसमें हम कुछ कार्नोट इंजन की बात करेंगे और कार्नोट इंजन के बाद उसके कुछ मैथमेटिकल रिलेशन की बात करेंगे. तो मेनली फर्स्ट इनको हम 3 तरह से डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट को हम कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द थर्ड पार्ट. ओके. सो टुडे द टॉपिक इज इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस. तो सेकंड पार्ट में हम इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस को डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग इक्वेशन है थर्मोडायनामिक्स की, उसको निकाल कर लेकर आएंगे. So before we go on that topic, let's first discuss general equilibrium conditions. हम इक्विलिब्रियम बिटवीन फेसेस की तरफ जाएं और क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को निकाल कर लेकर आए, डिड्यूस करें, ड्राइव करें, उससे पहले कुछ जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. रिमेंबर, इस यूनिट के पार्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पहले हम यूनिट फर्स्ट के पार्ट में सिर्फ गैसियस सिस्टम को कंसीडर कर रहे थे. अब क्या डिफरेंसेस हो गए हैं? हमारे सिस्टम में सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल नहीं हो सकते हैं. ये सिस्टम में या तो 2 तरह के गैसियस मॉलिक्यूल हो सकते हैं या सिस्टम में गैस हो सकती है और सिस्टम में लिक्विड हो सकता है. तो अब दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हम लेके चल रहे हैं और उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशंस. यहाँ मैंने आपके सामने सब चीजें लिखी हुई हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस आइसोलेट सिस्टम. एक आइसोलेट सिस्टम को की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव टू अनदर सिस्टम. सिस्टम इज इन कॉन्टैक्ट विद ए हीट रिजर्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. हम एक ऐसे सिस्टम ए की बात करेंगे जो कि सिस्टम ए डैश के कॉन्टैक्ट में है, जो कि एक हीट रिजर्वायर है विच इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सिस्टम ए डैश का टेम्परेचर कांस्टेंट है. थर्ड, हम ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो कि कांटेक्ट में है एक हीट रिजर्वायर के, while the temperature and pressure of heat reservoir is constant. हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है. अब आप कहेंगे मैम को एग्जांपल आप दें. एग्जांपल लाइक इस रूम में मैंने एक कॉफी का मग रख दिया है, so that coffee mug is system A and this whole room is heat reservoir. एक ऐसा हीट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है. अगर सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है देन दिस इज द सेकंड केस. अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, देन दिस इज सेकंड केस. तो ये तीनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं और क्या इक्विलिब्रियम कंडीशंस है. आइसोलेटेड सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम विच इज कंफाइंड अंडर सर्टेन बाउंड्रीज, और ये बाउंड्रीज क्या है? परफेक्टली आइसोलेटेड. दैट मीन्स सिस्टम कैन नॉट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड साइड. ये बाहर से किसी भी तरह का इंटरेक्शन, थर्मल, मैकेनिकल या डिफ्यूजन नहीं कर सकता.
तो अगर नहीं कर सकता है तो ऐसे सिस्टम के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें, दैट इज डेल्टा क्यू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू। ऐसे सिस्टम के लिए जो कि आइसोलेटेड है उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा क्यू मस्ट बी जीरो, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू द सिस्टम, और दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कम्स टू बी, or you can say change in internal energy must be equal to the work done by the system. अगर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है then we can say delta E is equal to 0 और you can say E is equal to constant. तो ऐसे सिस्टम के लिए जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई कांस्टेंट है। बट व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? दैट मीन्स इस सिस्टम के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? प्रीवियसली भी हमने बात की थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने एंट्रोपी की बात की थी। इफ यू गो टू दैट लेक्चर यू विल फाइंड वेयर वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज डेल्टा एस मस्ट बी जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऐसे सिस्टम के लिए जो कि आइसोलेटेड है उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए डेल्टा एस शुड बी जीरो एट इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इट मस्ट बी 2। every thermodynamic system try to increase the entropy until the change in entropy goes zero। सभी तरह के थर्मोडायनामिक सिस्टम्स में एंट्रोपी इंक्रीज होती है और तब तक इंक्रीज होती रहती है जब तक कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं पहुंच जाती। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या है, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम है, दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। दैट मीन्स एवरी थर्मोडायनामिक सिस्टम ट्राई टू इंक्रीज द एंट्रोपी अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम में है तो। ऐसा हमने प्रोबेबिलिटी के केस में भी देखा था, एंट्रोपी को भी जब हमने डिफाइन किया था तब भी देखा था कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होने की कोशिश करती है और तब तक होती रहती है जब तक कि मैक्सिमम नहीं हो जाती। अगर सिस्टम के लिए कोई भी एक ऐसा पैरामीटर जिसके रेस्पेक्ट में एंट्रोपी बदल रही है, लेट्स से कि वो पैरामीटर y है, सिस्टम का कोई भी पैरामीटर हो सकता है, इट कैन बी वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, दैट पैरामीटर आई एम टेकिंग y। तो अगर सिस्टम का पैरामीटर y है, उसके साथ एंट्रोपी में चेंज को देखें तो ये सिस्टम के लिए एंट्रोपी कुछ इस तरह की आती है। यानी सिस्टम का कुछ पैरामीटर y होगा जिसमें भी चेंजेस की बात की जा रही है, उस चेंजेस के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी का कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एट सर्टेन वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर y दिस एंट्रोपी इज मैक्सिमम, एस मैक्सिमम फॉर एवरी थर्मोडायनामिक सिस्टम। और ये जो एंट्रोपी मैक्सिमम आई है, दिस बेसिकली इस y पैरामीटर पर इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है एस। अगर मैं सिस्टम के आसपास थोड़ा सा पैरामीटर में वेरिएशन कर रही हूँ, ठीक, ये बहुत छोटा सा वेरिएशन है, मैंने इधर भी किया है और मैंने इधर भी किया है। अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के आसपास जिसमें कि y का वेरिएशन बहुत थोड़ा सा है, माइनर सा है, अगर हम यहाँ देखें तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। So there is no change at the equilibrium condition। इक्विलिब्रियम कंडीशन में एंट्रोपी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम एक नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, यानी कि जब y पैरामीटर में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, लेट्स से हियर इज y1, हियर इज y2। जब पैरामीटर y1 है यानी कि सिस्टम की नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उस केस में हम मान लेते हैं एंट्रोपी S1 है। Now we can see if I say Smax minus S1, it must be greater than 0। अगर सिस्टम की नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन y1 है जहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू S1 है, वहाँ पर अगर हम देखें Smax minus S1 is equal to greater than 0। सिमिलरली अगर किसी अदर पैरामीटर y2 पर हम डिस्कस करना चाहें सिस्टम की नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को, then once again what we will receive, Smax minus S2 must be greater than 0। यानी कि इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी स्टेट पर, किसी भी कंडीशन पर
सिस्टम की एंट्रोपी में जो चेंज है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जी। So this is the equilibrium condition for a system which is isolated. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा ही चेंज इन एंट्रोपी या तो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स एंट्रोपी विल ट्राई टू इंक्रीज, और कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक कि मैक्सिमम नहीं हो जाती है। एट मैक्सिमम पोजीशन द चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी जीरो। सो दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक छोटी सी चीज में यहाँ आपको एडवांस में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज दैट? फॉर सम सिस्टम यू मे फाइंड दिस ग्राफ बिटवीन y and x। ये y से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, y इज सम पैरामीटर्स जिसमें चेंज के बारे में बात की जा रही है। यू नो एवरी थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम कुछ वेरिएबल्स के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है जिनके वेरिएशन की बात होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी। इस तरह के कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हम बदलते रहते हैं, तो y इज वन ऑफ दैट वेरिएबल। तो अगर मैं कहूँ एंट्रोपी और y के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा सा है। Now can you tell me which is equilibrium state of the system? यहाँ पर हमें दो सिचुएशन मिल रही है, here it is y1 और it is y2। तो क्या आप बता सकते हैं अब सिस्टम की कौन सी स्टेट इक्विलिब्रियम है, इधर दिस वन और दिस वन। अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे which you can directly observe from the graph, ग्राफ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंट्रोपी ऑफ दिस स्टेट इज मैक्सिमम। यहाँ पर y2 पर एंट्रोपी मैक्सिमम ज्यादा है कंपैरेटिव टू दिस कंडीशन एट y1, बट हियर आल्सो एंट्रोपी इज मैक्सिमम देन द अदर स्टेट। So this state जहाँ पर आपको एंट्रोपी मैक्सिमम दिख रही है, that state is stable state, stable equilibrium condition. You can say this is stable equilibrium condition, or I can say stable state of the system. एक और नेम है जो कि आप आगे जो फ्यूचर में अगर आप फिजिक्स ऑप्ट करते हैं और एमएससी करते हैं या फिर थर्ड ईयर तक, आप शायद एक नया वर्ड आपको सुनाई दे, और में भी आपने पहले भी सुना होगा, दैट वर्ड इज मेटास्टेबल। मेटास्टेबल, आई डोंट नो आपने ये वर्ड सुना है या नहीं, बट फॉर नाउ दिस स्टेट जहाँ पर एंट्रोपी इसके कंपैरेटिव में ज्यादा है, दिस स्टेट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, और इट इज स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। एंड दिस स्टेट व्हिच वेयर एंट्रोपी इज less than this but yes higher than the other state, then this state is metastable state। तो सिस्टम की एक मेटास्टेबल स्टेट भी हो सकती है जो कि सिस्टम की स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, बट यस स्टेबल देन द अदर स्टेट, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट तो आप जब भी एटॉमिक और उसमें चाहेंगे तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट के बारे में सुनने को मिलेगा। हम उसके बारे में बात नहीं करते। अभी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, और एक थर्मोडायनामिक सिस्टम का एग्जांपल देते हुए मैं आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मेटास्टेबल स्टेट कैसे, हम ऐसे सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि लिक्विड गैस, गैस सॉलिड या सॉलिड लिक्विड जैसे कुछ सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या होगा, अगर आपके पास वाटर है एंड यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, रूम टेम्परेचर पर आपने वाटर लिया हुआ है, अराउंड द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज अबाउट 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारे पास एक सिस्टम है, और सिस्टम में हमारे पास क्या है, वाटर। अब उस वाटर का टेम्परेचर आप धीरे धीरे उससे एनर्जी ले रहे हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज करते करते आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते हैं। नाउ क्या सिस्टम की लिक्विड स्टेट रहेगी या लिक्विड से वो सॉलिड चेंज हो जाएगा? मोस्ट ऑफ यू विल से कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड स्टेट से जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जो कि लिक्विड स्टेट में थे, आप सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे एंड द होल वाटर विल टर्न अप इनटू द आइस। बट अगर ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस बहुत ही स्लो उससे हो रही है, अब बहुत स्लोली ग्रेजुअली बहुत ही धीमे तरीके से हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, देन बहुत धीरे धीरे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा रहे हैं, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सिस्टम की लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है। यू नो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सिस्टम की कौन सी स्टेट स्टेबल है, वाटर की कौन सी स्टेट स्टेबल है, दैट इज सॉलिड। स्टिल
आई एम सेइंग कि अगर आप ये सारी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है हीट को एक्सट्रैक्ट करने वाली, टेम्परेचर को डिक्रीज करने वाली, आप बहुत ही स्लोली करें तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सिस्टम की liquid state possible हो. Now, as liquid state is not a stable state, so at that point, what we can say that liquid state is metastable state of the system. तो ऐसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो सकती हैं जिसमें कि स्टेट आए जिसे कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट, विच इज क्वाइट नॉट पॉसिबल. अगर आपने वाई में थोड़ा सा भी वेरिएशन किया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पर जाएगा. कि किसी तरह का 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक में थोड़ा सा भी वेरिएशन किया तो वो पूरा का पूरा लिक्विड टर्न अप इनटू द सॉलिड हो जाएगा. तो ये छोटा सा एग्जांपल जिसमें हमने समझा कि मेटास्टेबल स्टेट जैसी भी कोई स्टेट पॉसिबल हो सकती है. So, for isolated system, the clear equilibrium condition is delta S is equal to 0 at equilibrium situation and delta S must be greater than 0 for non-equilibrium condition. Now, let's move to the next condition. System is in contact with heat reservoir at constant temperature. So, clearly, हम एक ऐसे system की बात करने वाले हैं. सिस्टम ए और सिस्टम ए डैश, सिस्टम ए डैश के कॉन्टेक्ट में है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस बार भी हम कर रहे हैं. सिस्टम ए डैश के कॉन्टेक्ट में है. नई बात क्या है, सिस्टम ए डैश हीट रिजर्वायर है, यानी कि बहुत बड़ा सिस्टम है जिसका कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज. नाउ वंस अगेन सिस्टम ए और ए डैश तो आपस में कॉन्टेक्ट में है और एक्सचेंज ऑफ हीट कर सकते हैं, बट सिस्टम ए प्लस ए डैश द होल सिस्टम इज आइसोलेटेड. तो जो पूरा कंप्लीट सिस्टम है ये आइसोलेटेड है. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर मैं कहूँ सिस्टम की पूरे कंप्लीट सिस्टम की एंट्रोपी एस स्टार है. एस स्टार इज द एंट्रोपी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम. लेट मी राइट इट लेटर लार्जर इन द साइज. एस स्टार, तो एस स्टार कंप्लीट सिस्टम की एंट्रोपी है, दिस कंप्लीट सिस्टम. तो एक कंप्लीट सिस्टम वंस अगेन क्या हो गया, आइसोलेटेड. तो हमें क्या रूल लगाना पड़ेगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है, डेल्टा एस मस्ट बी 0 और इक्वल टू 0. तो सिमिलरली हम यहाँ कहेंगे डेल्टा एस मस्ट बी 0 और इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 और मस्ट बी इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. नाउ व्हाट इज एस स्टार? एस स्टार इज द एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ कंप्लीट सिस्टम, which should be equal to delta S star must be equal to delta S change in entropy of system A and change in entropy of system A dash. So delta S star क्या होना चाहिए, delta S star must be equal to delta S plus delta S dash. If I say delta S dash is equal to delta Q dash upon T. From the second law of thermodynamics, में हमने देखा था how we can write change in entropy delta S dash is equal to delta Q dash upon T, where T is the temperature of heat reservoir. हीट की बात हो रही है सिस्टम ए डैश की. सिस्टम ए डैश का टेम्परेचर क्या है, T, जो कि ये है. और सिस्टम ए डैश, लेट्स सपोज सिस्टम ए डैश सिस्टम ए को हीट दे रहा है और सिस्टम ए डैश से हीट ले रहा है. सिस्टम ए डैश सिस्टम ए को कितनी हीट दे रहा है, डेल्टा क्यू डैश. अगर मैं कहूँ सिस्टम ए डैश से डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, और क्योंकि सिस्टम ए डैश सिस्टम ए को दे रहा है तो डेल्टा क्यू डैश शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू. आर यू गेटिंग माय वर्ड? डेल्टा क्यू वो अमाउंट है जो कि सिस्टम ए डैश से ले रहा है. अगर सिस्टम ए डैश डेल्टा क्यू डैश अमाउंट सिस्टम ए को दे रहा है तो डेल्टा क्यू डैश किसके बराबर हो जाना चाहिए, माइनस डेल्टा क्यू. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा एच क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन टी. ये डेल्टा क्यू सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट है जो कि सिस्टम ए को सप्लाई की गई है. टी इज द टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वायर. जरूरी नहीं है सिस्टम ए डैश के टेम्परेचर पर हो, इनिशियली जरूरी नहीं है, बट यस when it will get equilibrium state, then definitely the temperature of system A will be equal to the temperature of system A dash. Initially या नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिस्टम A का टेम्परेचर सिस्टम A डैश के बराबर हो ये जरूरी नहीं है. इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच करते करते इसका टेम्परेचर इसके बराबर हो जाएगा. So here the temperature T is temperature of system A dash, not of system A. सिस्टम A का टेम्परेचर बदल रहा है, तब तक बदलता रहेगा जब तक कि ये सिस्टम ए डैश के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता.
दूसरा डेल्टा एच डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन टी। इस छोटे से इक्वेशन से हम क्या निकल कर लेकर आते हैं, लेकिन डेल्टा एच स्टार इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा क्यू अपॉन टी। What I can write to this equation with, let me take T common, T delta S, now delta Q from the first law of thermodynamics we can apply in system A, delta Q to be delta E plus delta W. What is delta W? Delta W is the work done by system A. Delta E change in internal energy of system A. Now delta E plus delta W, और यहाँ से हम पुट कर देते हैं यहाँ पर डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, डेल्टा एस स्टार। नाउ can I take delta common because T is constant? So can I write this equation like this? Delta Ts minus E minus delta W, or more specifically 1 upon T minus delta E minus Ts minus delta W. Now focus on this quantity E minus T minus S. E minus T minus S. This is some quantity which you already know. एक ऐसी quantity जो आप जानते हैं, E minus Ts. This delta S star is now 1 upon T, and this quantity is your familiar quantity F minus delta W. What is that? F is Helmholtz free energy. हमने last class में शायद डिस्कस किया होगा. F is Helmholtz free energy. E minus Ts, I can write F. Can you get it? T delta S, क्योंकि T कांस्टेंट है इसलिए हम डेल्टा को बाहर ले सकते हैं, और हमने डेल्टा को जैसे ही बाहर लिया अंदर आ गया Ts minus E, and साइन रिवर्स किया है मैंने. This is now E minus Ts. So E minus Ts is or very well known quantity, that is F, Helmholtz free energy. Now हम अप्लाई कर देते हैं कंडीशन. This condition, delta S star must be greater than 0 or equal to 0. So if I apply this one, that minus delta F is greater than or equal to 0, or I can say delta F minus delta W. This is equilibrium condition, or you can say this is general equilibrium condition for a system which is in contact with a heat reservoir at a constant temperature. तो ये एक इक्वेशन हम निकाल कर लेकर आए हैं. जरा देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो ये एक जनरल कंडीशन हम लेकर आए हैं एक ऐसे सिस्टम के लिए जो कि कांटेक्ट में है विद ए हीट रिजर्वायर विच इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ये इक्वेशन क्या कह रही है? चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू चेंज इन वर्क डन. यानी कि जो भी वर्क डन किया गया है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के चेंज जो कि नेगेटिव है उसके बराबर होना चाहिए. अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है पढ़ेंगे से डेल्टा एफ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि वो एनर्जी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यहाँ यहीं से डिफाइन होता है. हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है? वह एनर्जी जो कि वर्क डन सम मैकेनिकल वर्क करने की काम आती है. So energy which is free to do some work is Helmholtz free energy. साइन नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ? साइन नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम जब एक नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन से इक्विलिब्रियम कंडीशन में जा रहा है तो सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मिनिमाइज हो रही है. तो सिस्टम की नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी रही होगी, और सिस्टम जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की तरफ अप्रोच कर रहा है तो देयर इज सम चेंज इन द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और जितना भी चेंज हो रहा है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम.
तो सिस्टम की वो एनर्जी जो कि फ्री है टू डू सम मैकेनिकल वर्क इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो ये सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मैं कहूँ सिस्टम का मैकेनिकल वर्क जिसे हम कहते हैं डेल्टा डब्ल्यू इजिकल टू पी डी वी, अगर हम कहें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिस्टम ए का वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि सिस्टम ए डैश से हीट ले रहा है बट देयर इज नो वर्क, कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है। वी इज कांस्टेंट, अगर वी कांस्टेंट है तो डेल्टा डब्ल्यू शुड बी 0। सिस्टम एक हीट रिजर्वायर के कांटेक्ट में है जिसका टेम्परेचर T कांस्टेंट है, बस सिस्टम ए का वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर सिस्टम ए का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी 0, और अगर वर्क डन 0 हो गया देन दिस कंडीशन इज माइनस डेल्टा एफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैथमेटिकली व्हाट आई कैन से दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि जो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है that must be less than 0 or equal to 0, and of course equilibrium condition पर this must be 0, change in हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी 0, और जैसे ही नॉन इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो इंक्रीज होना चाहिए, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए जैसे हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन की तरफ जाते हैं। तो इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन y and f, this graph should be like this. This is F minimum. ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो कि मिनिमम है, किसी अदर स्टेट की तरफ जाने पर ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो दिस माइनस दिस इज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो हम दो केसेस को देख चुके हैं। सिस्टम जब आइसोलेटेड हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 0, और अगर सिस्टम इन कांटेक्ट विद हीट रिजर्वायर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर सिस्टम ए का वॉल्यूम कांस्टेंट है देन डेल्टा एफ, चेंज इन डेल्टा एफ मस्ट लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये सिस्टम ए का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है देन दिस शुड बी लाइक दिस। So now we will discuss the third case, और थर्ड केस थोड़ा सिंपल है बिकॉज हमने ये सेकंड केस कर चुके हैं, तो थर्ड केस को डिस्कस करने में हमें थोड़ा इजी होगा। Now what is happening? System in contact with the heat reservoir, constant temperature and pressure. इस वाले केस में सिस्टम ए डैश का टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर बदल सकता है। यू नो हाउ? अगर सिस्टम ए के वॉल्यूम में थोड़ा भी चेंजेस होगा तो वॉल्यूम में चेंज होने के कारण सिस्टम ए डैश का वॉल्यूम भी चेंज होगा, और सिस्टम ए डैश का जब वॉल्यूम चेंज होगा तो उसके प्रेशर में भी चेंजेस आएंगे। नाउ थर्ड केस किस तरह का डिफरेंट है? हमने कहा सिस्टम ए डैश इतना बड़ा है कि सिस्टम ए के अगर वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो सिस्टम ए डैश के में किसी भी तरह का कोई प्रेशर में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। नाउ सिस्टम ए डैश इज वेरी लार्ज, तो ये कितना लार्ज है कि सिस्टम ए के वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उससे सिस्टम ए डैश के वॉल्यूम में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर ऑफ सिस्टम ए डैश। सिस्टम ए डैश के प्रेशर में किसी भी तरह का कोई चेंज पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड केस। अच्छा, इसे क्या बदला लिखते हैं, पूरी सिचुएशन में क्या चेंजेस आए। वंस अगेन द होल सिस्टम ए प्लस सिस्टम ए डैश एक कंप्लीट सिस्टम है जिसे हम कहें सिस्टम कंप्लीट सिस्टम, और इस कंप्लीट सिस्टम के लिए फिर से चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस स्टार मस्ट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, एंड दिस टोटल एंट्रोपी शुड बी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस डैश। वंस अगेन फिर से सिस्टम ए डैश से हीट ले रहा है, हम कहें डेल्टा क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट ली जा रही है, दैट डेल्टा एस डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा एस स्टार डेल्टा एस माइनस डेल्टा क्यू अपॉन टी। नाउ हियर डेल्टा एस माइनस डेल्टा क्यू। अब मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। क्या चेंजेस हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हमने क्या चेंजेस किए हैं? लेट्स से नाउ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस
डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू डैश, और यू कैन से डब्ल्यू स्टार। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। व्हाट इज दिस डेल्टा डब्ल्यू डैश? प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम फर्स्ट लॉ को जनरलाइज करना चाहें तो ये डेल्टा डब्ल्यू तो है मैकेनिकल वर्क, जिसको हम कहते हैं पीडीवी। एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इज आल्सो पॉसिबल विच आई एम डिनोटिंग फ्रॉम डेल्टा डब्ल्यू स्टार। व्हाट इज दैट? इट इज समथिंग विच इज नॉट मैकेनिकल। ये किसी और तरह का कार्य है जो कि इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, और हो सिर्फ इसीलिए रहा है क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट या तो ली जा रही है, दी जा रही है। हीट के लेने या देने से कुछ इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक वर्क जो हो रहा है, इसको हमने डिनोट किया है डेल्टा डब्ल्यू स्टार। तो स्टूडेंट, वेरी क्लियर, जब भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में हीट ली जा रही है, दी जा रही है, तो हीट के लेने या देने से एक वर्क हो सकता है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क, पी डब्ल्यू पी डी वी। और डेल्टा डब्ल्यू स्टार इज समथिंग विच इज नॉट मैकेनिकल, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। तो अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये चेंजेस हमने यहाँ किए हैं, नाउ डेल्टा डब्ल्यू इज क्लियरली PdV and P is the pressure of heat reservoir A dash. T is the temperature of heat reservoir. P is also pressure of heat reservoir. So now we can replace delta Q. Delta Q क्या हो गया है हमारे पास? डेल्टा Q हो गया है डेल्टा E माइनस PdV माइनस डेल्टा W स्टार। चीजों को वापस से शफल करते हैं। What we can get? माइनस PV माइनस डेल्टा डब्ल्यू स्टार। यू कैन सी हमने क्या चेंजेस किए हैं। नाउ वी कैन से डेल्टा को कॉमन ले सकते हैं बिकॉज P इज कांस्टेंट। अगर P कांस्टेंट नहीं है तो हमने नहीं कर सकते थे। यहाँ पर P कांस्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर किया है डेल्टा के साथ कॉमन आ गया। नाउ ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? TS माइनस E माइनस PV, और इस फॉर्म में हमारे पास क्या जाएगा? E माइनस TS प्लस PV माइनस डेल्टा डब्ल्यू स्टार। So look at this quantity E minus TS plus PV. Remember what is this quantity? आपको याद आ रहा होगा ये क्वांटिटी क्या है। अगर F है E minus TS, तो E minus TS plus PV, this quantity is gives free energy G. So remember this is G. G is equal to E minus TS plus PV. This is G. Gives free energy. So the now equation is like that: star 1 upon T delta minus delta G minus delta W star. ये सिमिलर इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या चेंजेस है? नाउ हियर इज नॉट मैकेनिकल वर्क, हियर इज सम अदर वर्क विच कैन बी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। So let's apply this condition, delta star equal to 0 और greater than 0. So इक्वेशन हो गई है डेल्टा G डेल्टा डब्ल्यू स्टार और ये डेल्टा G। ये जो भी मैकेनिकल वर्क है अदर देन मैकेनिकल वर्क यहाँ से क्लियर डिफाइन होता है। जिसकी एनर्जी वो एनर्जी है जो कि फ्री है। फ्री फॉर व्हाट? फ्री टू डू सम मैकेनिकल, फ्री टू डू सम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वर्क। अगर इस तरह का कोई वर्क हो रहा है देन इट इज इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी। अगर इस तरह का कोई वर्क नहीं हो रहा है, सिस्टम में कोई इलेक्ट्रिकल कोई मैग्नेटिक वर्क नहीं हो रहा है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू स्टार इज 0, देन वी कैन से डेल्टा G is equal to less than 0 or equal to 0. Of course, at equilibrium, delta G must be 0, and non-equilibrium condition, delta G try to minimize its size. यानी कि ऐसे सिस्टम के लिए जब सिस्टम A डैश के कॉन्टेक्ट में है, ऐसा सिस्टम जिसका कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके लिए सिस्टम A की गिफ्ट की एनर्जी मिनिमाइज होने की कोशिश करती है, मिनिमम अप्रोच करने की कोशिश करती है, तब तक कम होती रहती है जब तक कि सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं पहुंच जाती है। ऑफ कोर्स सिस्टम ए के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर सिस्टम ए डैश के बराबर हो जाए। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वंस अगेन किसी वेरिएबल y के साथ अगर इसका प्लॉट किया जाए
So this is like this. G is minimum. This is equilibrium state. तो इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम की जो गिफ्ट की एनर्जी है सिस्टम ए की वो मिनिमाइज होने की कोशिश करती है, मिनिमम फ्लो छोड़ने की कोशिश करती है. सो राइट ऑल दिस थ्री कंडीशंस. ये बहुत ही जनरल कंडीशन है जिसमें कि थर्ड जो कंडीशन है मोस्ट यूजुअली पाई जाती है. जैसे कि मैंने कहा था, एक एग्जांपल हमने दिया था. क्या अगर हमें कॉफी मग को, चाय के मग को यहाँ रूम में रख दें तो चाय का मग क्या कर रहा होगा, सिस्टम को, इन्वायरमेंट को हीट दे रहा होगा. तो मैं कहूँ सिस्टम ए जो कि छोटा सा कप है या चाय का कप है या कॉफी का कप है, दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद दिस हीट रिजर्वायर. ये जो रूम है पूरा, दैट इज द हीट रिजर्वायर. और इस हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट है. तो सिस्टम ए की वॉल्यूम में हालांकि कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट सिस्टम ए सिस्टम को हीट दे रहा है और तब तक देता रहेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर इस सिस्टम के बराबर नहीं होता. और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में कैसे डिफाइन करेंगे, उस स्टेट में सिस्टम की जो गिव्स फ्री एनर्जी है जी इज मिनिमम, बिकॉज सिस्टम एक ऐसे हीट रिजर्वायर के कांटेक्ट में है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट है. अगर सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है देन वी विल टॉक अबाउट द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. तब सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को मिनिमाइज किया जाता है या मिनिमाइज होती है. तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बारे में बात करते हैं. So now we will see in the next step that how we will use this condition to deduce Clausius-Clapeyron equation, or we will discuss equilibrium between phases by using this third condition. Okay students, hope things are clear to you. If you have any difficulty, you can ask me in the comment or you can directly call me to clarify the point. Hope you are getting the class. अगर किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी आपको आ रही है, प्लीज लेट मी नो, ताकि हम कोर्स के सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ा पाएँ. आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं कि किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं, हम क्लास को कंटिन्यू में थोड़ा सा इजी वे में कंटिन्यू कर पाएंगे. आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है लेट मी नो, मैं उसको थोड़ा और क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगी. आई जस्ट होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे. और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, पूरी थर्मोडायनामिक्स का ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, उसको जानने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.